हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल IPCS बाय योगेश सर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं क्लास 11th आईपी के कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 जिसमें हम करेंगे हमारे पाइथन से रिलेटेड सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तकरीबन हमने 200 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं और जिसमें हमारे ये थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम दोनों तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो थ्योरी वाले हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं यहीं दे दूंगा, और जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको तुरंत एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे क्या आउटपुट आता है और क्यों आता है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एनाकोंडा में दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यह मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके 35 आउट ऑफ 35 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हैं सारी की सारी क्लास 11 से रिलेटेड डीप में प्लेलिस्ट, जिसमें आप जाके सारे का सारा सिलेबस डीप में भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये चैनल आपको क्लास 12th में भी काम आएगा। सो आप अपने सीनियर से ही बता सकते हैं कि क्लास 12th की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप क्लास 12th से रिलेटेड भी पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। सो क्लास 11th IPCS के स्टूडेंट्स के लिए भी है ये चैनल, और क्लास 11th के लिए भी है ये चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन बिगिन बिग्स, यानी कि जब भी हमें कमेंट करना है किसी भी लाइन को तो हम कौन से सिंबल का यूज करते हैं। ऑप्शन ए हैश, ऑप्शन बी परसेंटाइल, ऑप्शन सी सेमीकोलन या फिर इन्वर्टेड कॉमा। सो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है, और हमें मालूम है कि जब भी हमें कमेंट करना रहता है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हैश। ओके, सो करेक्ट आंसर इज हैश। हैश इज यूज्ड टू कमेंट अ सिंगल लाइन। तो आ जाते हैं फटाक से एनाकोंडा में, क्योंकि हमें चलाना है, इसको करके देखना है। तो हम एक ये भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो हम आते हैं हमारे एनाकोंडा यानी कि जुपिटर नोटबुक में। और यदि मैं हैश करके लिखता हूं IPCS बाय YOGENDRA योगेश सर, और यदि अपन इसको रन करते हैं तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसी लाइन है, कमेंटेड लाइन है। ठीक है, सपोज आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और यदि हम इसको रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या दे रहा है, प्रिंट कमांड क्या रह रहा है, गलत दे रहा है। क्योंकि प्रिंट कैसा होगा, PRINT, प्रिंट स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि जो हमारी पाइथन है वो कैसी लैंग्वेज है, सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि कैपिटल का मीनिंग अलग होता है और स्मॉल का मीनिंग अलग है। जो जैसा लिखना चाहिए वैसा ही लिखना है। सो प्रिंट का P कैपिटल लिख दिया था, इसलिए एरर आई थी। सो अब हमने उसको सही कर दिया है, और यहाँ पे सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा है। क्यों हेलो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो IPCS बाय योगेश सर है उसके आगे क्या लगा हुआ है, हैश। और सेम यदि मैं प्रिंट के आगे भी हैश लगा दूंगा तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों लाइनें हमारी क्या हो गई है, कमेंट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज फ्लोर डिवीजन, यानी कि हमको फ्लोर डिवीजन करना है, उसके लिए कौन सा ऑपरेटर होता है। ये क्या है हमारा, ये हमें मालूम है, इसे लेस देन कहते हैं। ये जैसे हमने देखा नहीं अभी तक, ये यूज होता है हमारा डिवाइड के लिए, और ये होता है एडिशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फ्लोर डिवीजन। जब भी हम डबल स्लैश यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, याद रहेगा। और फ्लोर डिवीजन का क्या काम है, ये हमें क्या निकाल के देता है, ये हमें देता है कोशेंट देता है। कोशेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 फ्लोर डिवीजन 2, ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, 2 आना चाहिए। क्या आया इसका आउटपुट, 2, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 2 2 जा 4। सो ये क्या है, 2 यहाँ पे हमको देगा कोशेंट। ठीक है, अपन ने पहले भी पढ़ चुका है, यहाँ पे हमने थ्योरी में पढ़ चुका है। ये क्या है हमारा, ये क्या देता है, QUOTINT। ठीक है, याद रहेगा। मैं यहाँ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि MCQ करने के बाद भी आपको याद रहे। सिंपली अपन बोल देंगे कि हाँ ये फ्लोर डिवीजन ये आंसर देता है, तो अपने को याद नहीं रहने वाला। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो डबल डिवीजन है या फ्लोर डिवीजन है वो हमें क्या आउटपुट देता है, वो देता है हमें कोशेंट देता है। इसलिए ये क्या है, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, याद रखोगे फ्लोर डिवीजन का सिंबल क्या है, डबल स्लैश। सिंगल स्लैश तो डिवीजन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर डिवीजन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहला हम देख लेते हैं I = J = K = 50। सो ये क्या है, ये वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो 50 की वैल्यू किस में जा रही है, K में, और K की वैल्यू किस में जा रही है, J में, और J की वैल्यू किस में जा रही है लास्ट में, I में। सो सिंपल ये क्या है, एकदम वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको रन करके भी दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट B 1, J I, J, K, और इनकी वैल्यूज क्या है, 50, 60, 70। ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम कॉमा लगा के लिखते हैं तो जो इस तरह लिखे होते हैं, जो राइट हैंड साइड लिखी होती है वैल्यू,
वो डायरेक्टली इनमें असाइन हो जाती है, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, जे की वैल्यू हो जाएगी 60 और के की वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, सो ये भी वैलिड है। लेकिन ये जो है स्टेटमेंट ये क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि आई के बाद क्या लगा हुआ है, स्पेस, जे के बाद क्या लगा हुआ है, स्पेस, यानी कि ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेगा अब इनको। ये क्या हो गया, उसको लगेगा कि ये एक सिंगल वेरिएबल है और आपने बीच में स्पेस दे दी। और हमने रूल्स में पढ़ा है कि वेरिएबल के नाम में यानी कि आइडेंटिफायर के नाम में कभी भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, मैं बाकी को चला के नहीं बता रहा हूँ, मैं इसी को यदि चला के बताऊं आप लोगों को हमारे जुपिटर नोटबुक में, तो यदि हम इसको यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट करके इसको रन करते हैं तो वो क्या करेगा, जे में तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि इसको क्या लग रहा है कि आपने स्पेस दे दी। लेकिन इसी को अपन आई जे के को यदि चिपका दें और इसको रन करें तो यहाँ पे एरर क्या होगी, हट जाएगी। हटेगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे भी हमने वैल्यूज कैसी ली है, स्पेस दे रखी है, तो यहाँ की स्पेस भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक ही वेरिएबल में हम 3 वैल्यूज नहीं दे सकते। अब हमने क्या किया, रन, ये देखो ये कोड रन हो गया, एरर नहीं आई, मतलब कि ये रन कोड हो गया। यदि अपन यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसी को, क्या इसको बोलते हैं आई जे के, तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा सेम नंबर जो हमने उसमें वेरिएबल में असाइन किया है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको याद है। और आई जे के ये तो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब आई जे के पूरा का पूरा एक वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू आ गई है 70। सो हमको क्या बताना था, इनवैलिड स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि इसमें स्पेस है इसलिए ये क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर कॉल्ड। जो भी एक ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है कि एक लाइन से जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर, उन कमांड्स को क्या कहते हैं, वो सीक्वेंस ऑफ लाइंस को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सो यह तो याद करने वाली चीज है, समझाने वाली कोई चीज नहीं है। जो भी लाइन ऑफ कोड है या ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ कोड है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट्स द आउटपुट टू द कंसोल। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो आउटपुट कहाँ पे प्रिंट करता है, हमारे कंसोल पे। तो हमें मालूम है कि हमारा आउटपुट कौन प्रिंट करता है। हमारे पास आउटपुट फंक्शन होता है क्या पाइथन में, नहीं होता। प्रिंट फंक्शन होता है, हाँ होता है। इको फंक्शन होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमें कंसोल पे यदि प्रिंट करना है आउटपुट तो हमें को लगता है प्रिंट फंक्शन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 प्रिंट फंक्शन है। सो हमें मालूम है कि प्रिंट फंक्शन में जो हम p लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो हमें आपको केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के कारण हमको कैपिटल और स्मॉल लेटर भी देखना जरूरी है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिजर्व वर्ड इन पाइथन। हमें बताना है कि इनमें से रिजर्व वर्ड कौन से हैं। रिजर्व मतलब जो पाइथन के द्वारा रिजर्व किए गए हैं कि उनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इफ क्या होता है, इफ कीवर्ड है, हम क्या करते हैं, इफ एल्स लूप लगाते हैं, उससे इनपुट लेने का काम होता है। इंपोर्ट हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एस, ठीक है, एमपी। तो ये क्या है, हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। मतलब ये किसने दिए हैं हमको, पाइथन ने दिए हैं। ठीक है, याद रहेगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, ये हमारा आउटपुट वाला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अपन इसको तुरंत कॉपी करते हैं और इसको करते हैं, समझते हैं हमारे किस में जाके, हम इसको समझेंगे हमारे कंसोल में जाके, जो कि हमारा जुपिटर नोटबुक है। अब मैंने इसको रन किया, आउटपुट क्या आया, 6 और 4। ठीक है, हमें करेक्ट आंसर पता चल गया। वहां भी मैं बताता तो प्रॉब्लम होती। तो अब आते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें बताना था कि इस जो ये 3 लाइन है इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, x, y और यहाँ लिखा है 2, 6, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास x में क्या वैल्यू है, x में 2 है और हमारे पास y में कितनी है, y में हमारे पास वैल्यू है 6 है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है x में 2 है और y में कितनी है, 6 है। अब हमने क्या किया, x, y अगली लाइन में लिखा और क्या लिखा, x इक्वल टू कितना लिख दिया, y, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, जो x की वैल्यू थी। तो y क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखा, x इक्वल टू y। अब x की वैल्यू यानी कि जो y की वैल्यू वो किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 6। तो अब इस लाइन में क्या हो गया, x हमारा हो गया है, x हो गया है 6, क्योंकि y की वैल्यू 6 थी और हमने यहाँ पे पहले y लिखा है और यहाँ पे पहले x है, मतलब y की वैल्यू जो भी है वो किस में चली जाएगी, x में। अब y की वैल्यू के साथ किया है, y की वैल्यू में हमने किया है x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 यानी कि x में कितना जोड़ दो, 2। तो x में कितना जोड़ दो, x की वैल्यू कितनी है ऊपर, ये देखो 2।
अब 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 + 2, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये 4, कितना होगा 4। तो इसलिए इसका आंसर आया है, जब हमने प्रिंट किया x, y, x हमारा है 6 और y कितना है हमारा 4, इसलिए आउटपुट कितना आया 6, 4, ठीक है। 6 और 4 हमारा क्या आया है, आउटपुट कॉमा नहीं है, सॉरी 6 और 4 आया, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू बन गई है, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू y की वैल्यू बन गई जो कि 6 थी, और y की वैल्यू को हमने क्या किया है, उसमें 2 प्लस कर दिया है x की वैल्यू के साथ। x की वैल्यू 2 थी पहले से, 2 में 2 और प्लस कर दिया तो वो हो गई 4। तो इसका आंसर होगा 6, 4, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 6, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चूज द परफेक्ट वर्ड फॉर फॉलोइंग पाइथन इज अ ब्लैंक लैंग्वेज। पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है, अपर केस, लोअर केस, केस सेंसिटिव, या इनमें से कोई नहीं। अभी देखा था योगेंद्र सर ने प्रिंट को कैपिटल में लिख दिया था तो क्या आई थी, एरर आई थी। और मैंने क्या बोला था कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, यानी कोई चीज कैपिटल में है तो उसे कैपिटल में ही लिखना पड़ता है, स्मॉल में है तो उसे स्मॉल में ही लिखना पड़ता है। तो उसे कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जिसे कहते हैं केस सेंसिटिव। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, मतलब जिसे जैसा लिखना है वैसे ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द रिजर्व वर्ड यूज्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम आर टर्म एज, ठीक है, वो सारे रिजर्व वर्ड जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं या यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था रिजर्व वर्ड जो पाइथन की तरफ से दिए जाते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम जानते हैं कीवर्ड्स के नाम से, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, उन्हें क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स, ठीक है। वो सारे रिजर्व वर्ड जो हमको किसी प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हीं रिजर्व वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेटर दैट एक्ट्स अपॉन 2 ऑपरेंड्स आर रिफर एज, मतलब कि वह ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है वो कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। 2 ऑपरेंड्स का मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो वो क्या कहलाता है, जैसे कि अपन लिखते हैं ना a प्लस b, मतलब ये कितने ऑपरेंड्स लग रहे हैं यहाँ पे, 2 ऑपरेंड्स, यानी कि a भी ऑपरेंड है और यहाँ b भी ऑपरेंड है, और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेंड। इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी, मतलब कि इसमें 2 चाहिए, 2 चीजों को प्लस कर रहे हैं। अब एक होता है यूनरी, यूनिट मतलब हमने क्या पढ़ा था, a प्लस प्लस, यानी कि इसमें एक ही ऑपरेटर, ये क्या है, एक ही ऑपरेटर है और एक ही ऑपरेंड, इसको क्या बोलते हैं, यूनरी, ठीक है। यानी a की वैल्यू यदि 1 है तो a प्लस प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 1 होता है इसका मतलब, तो एक और जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, और जो एक पे चलता है उसे क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। सो इसमें हमको क्या बोला गया है, ऑपरेटर दैट एक्ट अपॉन 2 ऑपरेंड्स, जिसके लिए 2 ऑपरेंड चाहिए उसको क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाय का मतलब ही क्या होता है, 2, यूनरी मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। यूनरी और बाइनरी दोनों समझाया था मैंने। और असाइनमेंट क्या ऑपरेटर होता है, जो अपन इक्वल टू करके किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है a = 3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाइनरी, बाई मतलब होता है 2। क्वेश्चन नंबर 11, द एरर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को और क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो। तो वही बोल रहा है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस समय जो एरर आती है उसे कौन सी एरर कहते हैं, तो जो रन होते समय चलेगी वो कौन सी एरर कहलाएगी, रन टाइम एरर। ये बहुत ही आसान है, नाम से चल रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ चीजें नाम से ज्यादा चलती हैं। तो जो एग्जीक्यूशन के समय यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे जो एरर आएगी वो कौन सी आएगी, रन टाइम एरर। क्वेश्चन नंबर 12, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज, यानी कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप का बनाते हैं या दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं, कि इंटीजर को फ्लोट टाइप का बना दिया, यानी कि नंबर वाले को डेसिमल वाला बना दिया या डेसिमल वाले को नंबर वाला बना दिया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। इसे क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, यानी कि ढांचे में ढालना, टाइप बनाना, कि वो इंटीजर टाइप का था उसको फ्लोट टाइप के ढांचे में डाला, फ्लोट टाइप के कास्टिंग में डाला तो वो निकलेगा, तो क्या बनेगा, फ्लोट टाइप का बन जाएगा। मैं आपको जब कास्टिंग समझाया तो ये बताया, कास्ट मतलब क्या होता है,
कास्ट मतलब होता है कोई भी पिघली चीज किसी मोल्ड में डाल के उसको उसी के जैसा बना देना, यानी कि ढांचा। ठीक है, तो यही होता है हमारा टाइप कास्टिंग। फंक्शन हमें मालूम है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम एक नाम देते हैं, उसके अंदर कुछ कोड लिख देते हैं और उस नाम को कॉल करते हैं तो उसके अंदर लिखे हुए सारे कोड चल जाते हैं, उसी क्या कहते हैं, फंक्शन। डीबग मतलब क्या होता है, प्रोग्राम को चलाने को कहते हैं डीबग। सो एक डेटा को दूसरे डेटा में बदलने का क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें बताना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट होगा क्या। ठीक है, फिर से प्रोग्रामिंग वाला, इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको चलाएंगे हम यहाँ पे कंट्रोल सी। ठीक है, अब इसको यदि एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मिलता है आउटपुट 12। सो करेक्ट आंसर क्या है, 12। अब 12 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि 12 आया कैसे। तो एंटर मार के अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे हमेशा चलता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि जिस ऑपरेटर के ज्यादा प्रेसिडेंस है हम उसको क्या करते हैं, पहले प्रेफरेंस देते हैं। यानी कि हमें मालूम है, हमने बॉडमास रूल पढ़ा है और पेमडास रूल पढ़ा है, यानी कि किस किस का, यदि ब्रैकेट पहले आएगा तो उसमें लिखी हुई चीजें पहले सॉल्व होती है, फिर इनटू आएगा तो वो उसके बाद में वो सॉल्व होगी, और उसके बाद जो सेम प्रेफरेंस वाले रहेंगे उनके लिए हम कौन से रूल यूज करते हैं, लेफ्ट टू राइट। यानी कि प्लस और माइनस हैं एक साथ तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पहले आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड है एक साथ तो दोनों का प्रेफरेंस सेम है, तो हम कहां से चालू करेंगे, लेफ्ट साइड से पहले। ठीक है, हमेशा किधर से जाएंगे, लेफ्ट साइड से। ठीक है, याद रखोगे, गाड़ी भी हम लेफ्ट साइड चलाते हैं और प्रेफरेंस भी हम कहां से चालू करते हैं, लेफ्ट साइड से ही करेंगे। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, 13 परसेंटाइल 4। ठीक है, अब ये क्या होता है, परसेंटाइल, ये क्या देता है हमें, मॉडुलस देता है। ठीक है, यदि मैं इसको कंट्रोल सी करके नीचे वाली लाइन में इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 3 12 यानी कि 1। ठीक है, समझ गए कि ये क्या देता है, इसका रिमाइंडर देगा। क्या होगा, 4 3 12, तो 13 - 12 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बन गई, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये हो गया हमारा फ्लोर डिवीजन 2 + 6 हो गई इतनी लाइन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लाइन पे। अब क्या कहता है हमारे पास, किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई का प्रेफरेंस ज्यादा होता है। बाकी जो हमारा फ्लोर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रेफरेंस सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनका प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन ये एक ही लेवल के हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम किसी को भी सॉल्व पहले नहीं कर सकते, हम किसको सॉल्व पहले करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन लिखा हुआ है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई 1 होता है 12। अब बचा क्या, फ्लोर डिवीजन 2 + 6। अब बचा फ्लोर डिवीजन और प्लस। फ्लोर डिवीजन और प्लस में किसका प्रेफरेंस ज्यादा है, फ्लोर डिवीजन का। तो फ्लोर डिवीजन क्या देता है, हमें मालूम है, फ्लोर डिवीजन देता है हमें कोशेंट। ठीक है, पहले पढ़ा हमने एमसीक्यू में। तो कितना आएगा इसका आंसर, 6 आएगा, क्योंकि 2 6 12 होता है और प्लस हम उसमें 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। ये यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कि आपको समझ में आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है हमारे पास, 12। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम 12 को कर देते हैं रेड, क्योंकि ये हमारा करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, चूज द एग्जांपल ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमें ऑप्शंस हैं इंट, कॉम्प्लेक्स, बूल या लिस्ट। अब हमें बताना है कि इनमें से म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमने जो भी वैल्यू उनको असाइन की गई है उनको हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूटेबल मतलब जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो कौन से कहलाते हैं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। और जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो कौन से कहलाते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे को इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है लिस्ट। लिस्ट आर इम्यूटेबल। क्यों इम्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल, क्योंकि हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि 1 2 3 4 है लिस्ट। अभी आपने लिस्ट नहीं पढ़ा होगा तो लिस्ट इस तरीके से बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट में यदि लिखा हुआ है 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी लिस्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये 4 की जगह 6 हो जाए तो हम इसको 6 कर सकते हैं, इसी को कहते हैं म्यूटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब
समझने वाली बात यह है कि इंट, कॉम्प्लेक्स और बूल ये क्यों नहीं हमारी म्यूटेबल हैं। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके से है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमेशा काम आने वाला है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एनाकोंडा में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हम आ गए हमारे जुपिटर नोटबुक में। अब हमें मालूम है कि मैंने लिखा है x इक्वल टू 10, या क्या लिख दिया x इक्वल टू 10। और यदि हम इसी को प्रिंट करते हैं print प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी x को, तो हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम लिखते हैं, इसको स्मॉल x कर देता हूँ, बार बार कैप्स लॉक दबाना पड़ता है ये। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे फिर से लिखा है x इक्वल टू 20। हमने क्या किया, x इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ फिर से x को। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, प्रिंट फिर से किसको कर दिया, x को। अब इसको यदि मैं रन करता हूँ तो क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया 20। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 10 है, यहाँ पे हो गया 20। सो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो x इक्वल टू वैल्यू 10 थी और यहाँ पे x इक्वल टू 20 हो गई है। सो ये भी तो म्यूटेबल हुआ क्योंकि हमने x की वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं की है। बताएं कैसे। ठीक है, हमने अभी एक id पढ़ा था, id नहीं पढ़ा हो तो अभी मैं बता देता हूँ। यदि हम id फंक्शन का यूज करते हैं और हमें id ऑफ x लिखते हैं, ठीक है, यदि हम id ऑफ क्या लिखते हैं x और इसको रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे यदि मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट पे डाल दूं, ये लिखा प्रिंट id ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जो हमारा 10 है वो कौन सी लोकेशन पे है, मतलब उसका ये एड्रेस बता देता है कि ये 10 हमारा कहाँ पे है, या x की जो लोकेशन है जहाँ पे 10 स्टोर हुआ है वो कौन सी लोकेशन पे, इस लोकेशन पे। अब हमने क्या किया, x की लोकेशन पे क्या पहुंचा दिया, 20 पहुंचा दिया। तो यदि मैं प्रिंट id करूंगा यहाँ पे फिर से, तो हमको id सेम मिलना चाहिए क्योंकि हमने उसी जगह पे 20 रखा है। तो यदि अपन अब इसको रन करते हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारा एड्रेस है वो दूसरा बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों x है वो क्या है, अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, वो दोनों x कहाँ पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। इसलिए हमने जहां पे x था उसको मिटा के 20 नहीं किया है, वहां पे हमने क्या किया, एक दूसरी लोकेशन है उसका नाम भी x है जिसका एड्रेस कितना है, ये है। ठीक है, देखो इसका एड्रेस चेंज है, आखिरी में 352 है, इसका एड्रेस क्या है 032 है। तो हमने क्या किया, हमने जब वैल्यू चेंज करी तो पाइथन ने क्या किया, उसको एक अलग डब्बे में रखा जिसका एड्रेस क्या था, ये था। तो हमने उसी की जगह 20 नहीं कर सके। ठीक है, हम उसकी जगह 20 नहीं किया, हमने क्या किया, एक दूसरे बॉक्स में उसी वेरिएबल को लिया है और जिसकी वैल्यू हमने क्या की है 20, और उसका एड्रेस अलग है। तो ये दोनों x क्या है, अलग अलग जगह, इसलिए ये क्या है, म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन हम लिस्ट के केस में जब भी करते हैं, तो जब भी आप लिस्ट की आईडी को प्रिंट करोगे तो वो उसी लोकेशन की बताएगी, भले ही हम अंदर के कितने भी एलिमेंट चेंज करते रहें। ठीक है, उनका घर सेम रहेगा। ठीक है, जो भी लिस्ट की एड्रेस है वो सेम रहेगा, हम अंदर के कितने भी एलिमेंट 1 को 3 कर दें, 3 को 4 कर दें, लेकिन उनका एड्रेस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब उनके चेंजेस कहाँ होते हैं, उसी जगह ही हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x 10 है, x के 20 कर देते तो अभी एड्रेस क्या बताता, सेम ही बताता यदि वो लिस्ट होती, यदि फॉर एग्जाम्पल बताएं तो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग जगह हैं, इसलिए क्या है, ये क्या है, इम्यूटेबल नहीं है। इनको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। सेम इनके केस में भी होता है, कॉम्प्लेक्स के केस में भी होता है और बूल के केस में भी होता है। इसलिए लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, और ये बाकी सब क्या है, इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का भी क्वेश्चन आ सकता है, सो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहती है, निकिता हैज रिटन प्रोग्राम बट सी इज नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट, व्हाई। ठीक है, निकिता ने ये 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, तो बोल रहे हैं कि निकिता ने इसको प्रोग्राम में लिखा है लेकिन उसको जो रिजल्ट चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। यानी कि निकिता क्या करने की कोशिश कर रही है, 2 नंबर को इनपुट ले रही है और दोनों को जोड़ के उसको प्रिंट करना चाहती है कि 2 नंबर दें वो प्लस होके या ऐड होके उसको मिल जाए। सो उसको ऐसा क्यों नहीं मिल पा रहा, तो अपन देख लेते क्यों नहीं मिल पा रहा। कि अपन ने इसको किया यहाँ से कॉपी और हम इसको कर रहे हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसको क्या करते हैं अपन, रन। ठीक है, ये हो गया निकिता का कोड और ये हमने प्रिंट किया, रन किया। क्या बोल रहा है, पहले तो ये इनवैलिड कैरेक्टर बोल रहा है, इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमको। ठीक है, वो
वर्ड फाइल में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब ठीक है, ये हो गया रन। अब वो बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब हम इंटर करते तो इंटर सेकंड नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे 5। अब जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो निकिता है उसने क्या किया है, इनपुट तो लिया है, इनपुट फंक्शन लिया है यूजर से इनपुट लेने के लिए, लेकिन हमें मालूम है कि जो इनपुट फंक्शन है वो किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू लेता है यूजर से किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। स्ट्रिंग फॉर्म मतलब कि जो न्यूमेरिक टाइप के नहीं होते उनको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, यानी कि अल्फाबेट तरीके के। ठीक है, अल्फाबेट्स टाइप के। और क्या दो अल्फाबेट को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसीलिए जब ये 1 आया तो 1 को उसने अल्फाबेट टाइप का देखा और 5 को भी अल्फा टाइप का देखा, यानी कि ये नंबर टाइप का उसको समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया, जो हमारा कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है। ठीक है, सो क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई उससे, कि जब उसने इनपुट लिया तो उसने टाइप कास्ट नहीं किया, यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट। मैंने बताया ना, इंट टाइप के मोल्ड में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे को उसको लिखना था इंट नाम के फंक्शन के अंदर। तो हमने लिखा इंट नाम का फंक्शन, और इसमें अब हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को लिख दिया। तो 1 5 ये जुड़ी नहीं है, 1 5 क्या हो गई, स्ट्रिंग जुड़ के आ गई। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना था, दो नंबर्स को जोड़ना था। अब इसको हम रन करते हैं फिर से। अब हम यहाँ लिखेंगे 5, इंटर लिखा 5, तो 55 की जगह अब हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज ऑफ टाइप कास्टिंग, की जो टाइप था उसने उसको क्या नहीं किया, कास्ट नहीं किया। जो स्ट्रिंग थी वो एज इट इज स्ट्रिंग वैल्यू ए में जाके स्टोर हो गई, इसमें यहाँ की भी स्ट्रिंग वैल्यू ए में जाके स्टोर हो गई, लेकिन उसको क्या करना था, इंट फंक्शन के अंदर उसको क्या करना था, टाइप कास्ट करना था। यानी कि जो भी वैल्यू उसको मिलेगी अब किस टाइप की मिलेगी, इंटीजर टाइप की मिलेगी। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोडिंग तो सही थी उसकी, फॉर्मूला भी सही था, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई थी, टाइप कास्टिंग प्रॉब्लम हो गई थी। सो ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो बी हमारा इसका सही जवाब है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आइडेंटिफायर नेम। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर नेम है। तो हमने आइडेंटिफायर नेम के रूल्स पढ़े हुए हैं कुछ, जिसमें हमने क्या बोला कि आइडेंटिफायर नेम कभी भी नंबर से चालू नहीं होता, कभी भी कोई सिंबल से नहीं चालू होता, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और इसके अलावा हमने बोला है कि वो बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो कौन से रूल्स नहीं हो रहे हैं इसमें, तो पहला तो देखो 9 मार्क्स लिखा हुआ है, इसकी स्टार्टिंग 9 से हो रही है, तो ये रूल गलत हो गया, मतलब 9 क्या है हमारा, इनवैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एंड से चालू हो रहा है, एंड की जगह कोई और सिंबल भी होता, डॉलर भी होता, तो भी ये किस तरीके का होता, इनवैलिड। सिर्फ क्या चालू होता हमारा, अंडरस्कोर ही हम वैलिड मानते हैं। सो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड। और ऑप्शन सी कैसा है, अंडरस्कोर टोटल। तो मैंने बोला है अंडरस्कोर हो सकता है, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, और किसी भी लेटर नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन प्रोग्राम हैज एन एरर, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विथ लाइन नंबर। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें किसी में कुछ एरर है और हमको बताना है कि कौन से लाइन में एरर है। ठीक है, तो हमें बताना है, यहाँ क्या लिखा है, 10 इक्वल टू ए, बी इक्वल टू 45, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और यहाँ में क्या किया है, प्रिंट सी। तो अब हमें बताना है कि कौन सी लाइन में एरर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो भी हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब जिसमें भी हमें वैल्यू लेनी है वो किस तरफ होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। जो भी हमारा वेरिएबल होता है हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें लाइन 1 में एरर है। ठीक है, क्योंकि ए किस तरफ लिखा है, राइट हैंड साइड। हमेशा वैल्यू किधर से किधर जाती है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि 10 किस में जाना था, ए में जाना था, जैसे कि ये नीचे लिखा है ना, इस तरीके की होनी थी। तो ये क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई, तो लाइन 1 में एरर है। अब यहाँ पे भी देखो कि सी की वैल्यू किस में जा रही है, ए प्लस बी में, बल्कि होना क्या था, सी इक्वल टू ए प्लस बी होना था। ठीक है, जब ये हमने ऊपर प्रोग्राम बनाया था ना ए प्लस बी का, उसमें क्या हो रहा था, क्या लिखा था निकिता ने, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो करेक्ट था। तो यहाँ पे ये क्या है, लाइन 1 और लाइन 3 में एरर है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, जो कि हमारा लाइन 1 एंड लाइन 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, p इक्वल टू 20, प्रिंट आईडी ऑफ p। ये क्या देगा, अभी मैंने बताया था कि जो आईडी ऑफ फंक्शन है वो क्या देता है हमको, एड्रेस ऑफ p, की p कौन सी जगह पे है, या
ठीक है, उसका एड्रेस क्या है वो हमें किससे मिलता है, आईडी ऑफ पी। आईडी का मतलब ही होता है एड्रेस, उसकी आईडी बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन इज यूज फॉर, कि जो स्लैश एन है वो किस लिए यूज होता है। ठीक है, आज देखते हैं किस तरीके से यूज होता है। सो ये सब पूरे हटाता हूं, मैं यहाँ लिखता हूँ अपन PRINT प्रिंट, और इसमें मैं लिखता हूँ IPCS बाय YOGENDR योगेंद्र सर, लिख दिया। अब जब हम इसको रन करते तो हमें क्या मिलता है आउटपुट में, एज इट इज चीज हमें मालूम है। प्रिंट स्क्रीन क्या प्रिंट फंक्शन क्या करता है, एज इट इज जो भी चीज लिखी रहती है उसको कंसोल पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, बाकी को हटा देता हूँ, कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि स्लैश एन क्या करता है। स्लैश एन करता है कि जो भी चीज लिखी है उसको न्यू लाइन में हमें पहुंचा देता है, कि हमें एक लाइन चेंज करनी है। यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये लिखा मैंने स्लैश एन, तो क्या करेगा वो, यदि हम इसको रन करेंगे तो आईपी के बाद क्या कर दी उसने, लाइन चेंज कर दी। ठीक है, इस तरह सीएस के बाद लाइन चेंज करना है तो ये स्लैश एन, ये बाय के बाद लाइन चेंज करना है तो स्लैश एन। ठीक है, ये क्या किया हमने। अब इसको मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, IPCS बाय योगेंद्र सर। यानी कि जब जब हमें लाइन चेंज करना रहता है या न्यू लाइन में जाना रहता है, हम क्या लगा देते हैं, स्लैश एन। एन का मतलब ही क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है, एन से याद रखोगे न्यू लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, न्यू लाइन। ठीक है, हमेशा हमको किस लिए यूज करते हैं हम इसको, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, न्यू वर्ड या न्यू कैरेक्टर के लिए नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यू लाइन। नेक्स्ट, टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट। हम टाइप फंक्शन क्या क्यों यूज करते हैं, टू डिक्लेयर ए फंक्शन, टू डिफाइन ए फंक्शन, और टू नो द टाइप ऑफ ए फंक्शन। सो हमेशा मैं बताता हूं कि जो फंक्शन के नाम है वही उनका काम रहता है ज्यादातर। तो टाइप फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट टाइप ऑफ ए वेरिएबल है, कि एक वेरिएबल किस टाइप का, ये पता करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइप फंक्शन। ठीक है, याद रहेगा। यदि हम लिखते हैं यहाँ पे TYPE टाइप, और इसमें लिख देता हूँ यदि मैं दो, तो दो का टाइप क्या बताएगा वो, इंटीजर। देखा नीचे लिखा क्या आ रहा है, इंट, यानी कि जो 2 है उसका टाइप क्या है, इंट है। ठीक है, इसी तरह हम वेरिएबल भी इसमें डाल सकते हैं, तो वो वेरिएबल का टाइप भी बता देगा। ठीक है, बता ही देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो यदि मैंने लिखा यहाँ पे A=2 और यहाँ पे यदि हम वेरिएबल लिख देते हैं तो ये बता देगा कि वेरिएबल किस टाइप का है, यानी कि वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैंक ऑपरेटर। किसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था थ्योरी में, बड़ा छोटा बराबर, बड़ा और छोटा, ये सब क्या हो रहे हैं, रिलेशन बताते हैं। हम बोलते हैं ना, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे बराबर का सगा भाई है। तो ये क्या है, हमारे रिलेशन होते हैं। तो इसी तरह हम भी जब भी प्रोग्रामिंग में कंपेयर करते हैं किसी भी चीजों को, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, वो सब किसके अंदर आते हैं, रिलेशन में। ठीक है, याद रखोगे रिलेशन से, कि बड़ा भाई छोटा भाई ये मेरे रिलेशन में लगते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, रिलेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका कोड का क्या आएगा आउटपुट, एच इन हेलो। ठीक है, चलो देखते हैं इसको चला के कि इसका आउटपुट क्या आता है, कि एच इन हेलो क्या होता है। इसका मतलब कि हम इसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एच है वो हेलो में है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, एक सेकेंड, इनवैलिड कैरेक्टर, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करो पहले, ये वाले में। ठीक है, ये हाँ ठीक है, अब इसकी कोडिंग सही हो गई। अब इसको रन किया। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा, ये बताता है हमें कि क्या वो पर्टिकुलर एच इन हेलो है कि नहीं, हेलो वाले जो हेलो स्ट्रिंग है उसमें एच है या नहीं। ठीक है, इसलिए ये क्या दे रहा है, ट्रू। इन मतलब होता है उसमें। ठीक है, तो एच उसमें है या नहीं, किसमें है या नहीं, हेलो में। यदि मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाई, क्या वाई हेलो में है, नहीं है, तो अब क्या आएगा आउटपुट फॉल्स। ठीक है, समझ गए, वाई इन हेलो, एच इन हेलो, या कुछ भी इन ऑपरेटर का यूज क्या है, चेक करना कि वो पर्टिकुलर चीज उस स्ट्रिंग में है या नहीं है। इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि वाई हेलो में नहीं है, कि हेलो के स्पेलिंग में वाई है क्या, कहीं भी नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्लाइसिंग इज यूज्ड टू रिट्राइव अ ब्लैंक ऑफ वैल्यूज। ठीक है, हमें बताना है कि जो स्लाइसिंग है
हम किस लिए यूज करते हैं। अब स्लाइस मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, स्लाइस मतलब होता है काटना, और हम काटते क्यों हैं, किसी भी चीज का पार्ट निकालने के लिए, ठीक है। चाकू से काटते हैं ना, स्लाइस बनाते हैं, आम खाते हो तो स्लाइस काटते हो, मतलब कि उसमें से एक पार्ट निकालना। पार्ट निकालना है मतलब कोई भी चीज बड़ी होगी तो पार्ट निकलेगा, नहीं पार्ट निकलेगा तो छोटी चीज निकलेगी। टू वैल्यूज, दो वैल्यू निकालने के लिए, नहीं ऐसा कभी नहीं सुना। सो स्लाइसिंग किस लिए यूज होता है, सबसेट, मतलब किसी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग यूज करते हैं, ठीक है। कि 5 में से कोई 2 वैल्यू चाहिए तो सबसेट, 5 में से 3 वैल्यू चाहिए तो सबसेट, मतलब किसी पर्टिकुलर बड़ी चीज में से एक छोटा सा टुकड़ा या छोटी सी वैल्यूज चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, सबसेट या स्लाइसिंग, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसेट। नेक्स्ट, इन पाइथन ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन इज आल्सो नोन एज ब्लैंक टाइप कन्वर्जन, ठीक है। कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेटा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि हम अलग से इंट लिख के चेंज नहीं करना पड़ता उनको, कि बिना इंट लिखे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, बिना फ्लोट लिखे वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो हम खुद से नहीं करते उसका टाइप चेंज, यानी कि उसका डेटा टाइप चेंज, तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट। क्या कहलाता है उसको, इम्प्लिसिट। और यदि हम खुद से फंक्शन में लिखते हैं इंट, और इंट के अंदर हम लिखते हैं इनपुट यूजर, इनपुट लेते हैं यूजर, जैसा निकिता ने किया था, ठीक है। तो यदि हम खुद से लिखते हैं कन्वर्ट करने के लिए तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और यदि कंपाइलर खुद अपने आप कन्वर्ट कर देता तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। याद रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय ब्लैंक कीवर्ड। हम पाइथन में किसकी हेल्प से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन, डेफ, यूजर या डेफ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेफ, ठीक है। याद रखोगे, DEF, डी कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि भैया ये हमारा फंक्शन है और इसमें हम कुछ लिखने वाले हैं या इसमें बाद में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उस फंक्शन का नाम लिखने के लिए, बताने के लिए कि हमारा फंक्शन है, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, डेफ लिखते हैं, ठीक है। डेफ मतलब डिफाइनिंग अ फंक्शन, कि हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, कि हम बनाएंगे उसको। 26, एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, ठीक है। क्या लिखा है, एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। क्या जो आइडेंटिफायर है कीवर्ड होना चाहिए, नहीं, वो क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कीवर्ड ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है और हम इनको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। कहीं कोडिंग में उसको लूप लगाने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये किस तरीके के वर्ड हैं, प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं, वो कीवर्ड्स हैं। सो हम उनको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, मतलब कि कीवर्ड नहीं हो सकते। एन आइडेंटिफायर मस्ट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आइडेंटिफायर कीवर्ड्स कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब हमें बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। फिर से जाते हैं हम हमारे जुपिटर नोटबुक में और इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये आ गया हमारी कोडिंग, ये हो गए हमारी लाइंस, ये, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन। क्या है आंसर हमारे पास, 66.66666667 और 126.666667, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आया है। अब देखते हैं कि ये आया क्यों है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, P की वैल्यू 10 है, Q की वैल्यू कितनी है, 20। ये दोनों चीज तो हमको बहुत अच्छे से आती है। अब यहाँ लिखा है P मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। क्या लिखा है, P मल्टीप्लाई इक्वल टू Q/3, ठीक है। कि Q की जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाए कैसे, Q/3। अब इसको खोलते हैं, ये किस तरीके से बनता है, ये बनता है इस तरीके से, ये बनेगा P इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हमेशा याद रखोगे कि जब ये इस तरीके से रहता है तो ये कैसे लिखता है, P मल्टीप्लाई इक्वल टू Q/3 लिखा है, तो इसका मतलब होता है P मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। याद रहेगा। सो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे ये इस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इसी तरह ये भी है, ये किस तरीके से खुलेगा, Q प्लस इक्वल टू P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P प्लस P इक्वल टू P प्लस, फिर से P है उसमें, तो P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय 2, Q मल्टीप्लाइड बाय 2,
ठीक है, तो ये इस तरीके से खुलेगा और इस तरीके से इसका हमारे पास आउटपुट आने वाला है। ये क्या है, ये क्यू है, सॉरी, क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, जैसे लिखा होता है ना, यदि मैं इसको एक सिंपल वे में समझाऊं तो ये यदि लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी लिखा हुआ है, यानी कि ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। सो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी। सेम यहाँ पे भी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, P मल्टीप्लाई इक्वल टू क्यू बाई 3, तो क्या करेंगे, P इक्वल टू होगा P मल्टीप्लाइड क्यू बाय 3। ठीक है, याद रहेगा। इस तरह यहाँ पे लिखा है Q प्लस इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस 3, तो ये जो पूरा है इसमें हमको और क्या प्लस करना पड़ेगा, Q प्लस, तो यहाँ पे हमने Q प्लस कर दिया और बाकी चीज उसमें फिर से ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो ये था एक कॉन्सेप्ट। सो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके का आउटपुट आएगा, तो ठीक है, ये आपको बन जाना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना था इसका मेन काम कि ये किस तरीके से खुलता है। ठीक है, तो ये आ गया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। रोहन इज मेकिंग program in Python when he is asking whole number, result of program is correct, but when he is asking taking decimal values, he is not getting result according to decimal values. He is getting result on the basis of whole number. What he should do to get accuracy in result? यानी कि कहने का मतलब कि जब वो होल नंबर देता है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर देता है तो उसको रिजल्ट करेक्ट मिलता है, लेकिन जब वो पॉइंट्स वाले नंबर देता है तो उसको क्या मिलता है, जो है रिजल्ट उसको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। तो उसे क्या करना चाहिए, राइट द प्रोग्राम, क्या उसको फिर से पूरा प्रोग्राम लिखना चाहिए, नहीं। गिव कमेंट इन द प्रोग्राम, कमेंट करना चाहिए, गिफ्ट में कुछ कमेंट्स लिखना चाहिए, नहीं, कि कमेंट में लिख दे कि सिर्फ इसमें कौन सी वैल्यू दो, होल वैल्यू दो, नो। चेंज इंच डेटा टाइप टू फ्लोट, या फिर रिफ्रेश द प्रोग्राम। तो क्या करना चाहिए, इंट को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनटू फ्लोट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि हम फ्लोट टाइप का डेटा टाइप देते हैं तो हम इंटीजर वैल्यू भी देंगे तो भी हमको क्या करेगा वो, जैसे कि हमने लिखा इंटीजर वैल्यू 12, तो वो 12.0 लेके भी हमको आउटपुट में क्या दे देगा, करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, लेकिन सपोज कि हम उसमें वैल्यू देते हैं 12.6 और यदि वो इंटीजर टाइप का है तो वो क्या लेगा, 0.6 को हटा देगा और उसको एज ए 12 ही ट्रीट करेगा और आंसर दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसलिए यदि हम उसको फ्लोट टाइप का बता देंगे तो यदि हम 12 भी दे रहे हैं यानी कि होल नंबर भी दे रहे हैं तो वो 0.0 करके उसका सही आंसर देगा, और यदि डेसिमल दे रहे हैं 12.6 तो एज इट इज उसको 12.6 लेके भी करेक्ट आंसर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। In Python, a variable can hold values of different types at different time. It is known as, ठीक है, यदि हम जो Python वेरिएबल है उसमें हम डिफरेंट टाइप में डिफरेंट वैल्यूज को यूज कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी कैपेसिटी, डायनेमिक टाइपिंग, या फिर एट्रीब्यूट ऑफ कमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, हमको सिंपली क्या याद रखना है, डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं कि एक वेरिएबल बहुत सारी वैल्यू अलग अलग टाइम पे रख सकता है। टू रिमूव द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है, कि जहाँ हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आई उसको हटाने को क्या कहते हैं, बग, डीबग, सिमेंटिक्स, या फिर नन। ठीक है, क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डीबग। ठीक है, कि हमें एरर्स देखने के लिए कि कौन सी एरर्स आई है, बग मतलब तो एरर होती है और सिमेंटिक मतलब भी एरर होता है। सो क्या होता है, टू रिमूव द एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज डीबग। ठीक है, हम डीबग करते हैं तो क्या होता है, हम एरर को रिमूव करके या चेक करते हैं उसको क्या कहा जाता है, डिबगिंग, कि प्रोग्राम को रन करके देखना कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो एरर्स को रिमूव करना या चेक करना क्या कहलाता है, डिबग कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है शालिनी इज राइटिंग द फॉलोइंग कोड। शालिनी ने फाइल कुछ क्या लिखा है, कोड लिखा है, ये 3 लाइन का कोड लिखा है शालिनी ने। सी इज गेटिंग एन एरर बाय, उसको कुछ एरर आ रही है, क्यों। वैल्यू आर नॉट असाइंड टू पी एंड क्यू आर रिटन इन सेपरेट लाइन्स, पी एंड क्यू आर नॉट मेड कमेंट्स, और नन की वैल्यू की ये 2 अलग अलग लाइन में लिखा है, पी और क्यू को शालिनी ने इसलिए एरर आ रही है।
पी एन आर क्यू आर रिटन इन सेपरेट लाइन, या फिर पी आर क्यू में क्या है, असाइन नहीं की है कोई वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसके बाद पी एंड क्यू आर नॉट मेड कमेंट, यानी कि इनके आगे क्या नहीं लगाया है, शालीन ने हैश नहीं लगाया है, इसलिए एरर आ रही है। तो हमें बताना है कि एरर क्यों आ रही है। तो चलिए अपन इसकी ये तीनों लाइन कॉपी करके देखते हैं कि एरर क्यों आ रही है। सो अपन आ जाते हैं हमारी नोटबुक पे, यहाँ करते हैं पेस्ट और रन। क्या बोल रहा है, नेम पी इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि उसने पी और क्यू तो लिख दिए हैं, लेकिन उसने वैल्यू असाइन नहीं की है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे पी की वैल्यू देता हूँ तो अब वो पी में एरर देना बंद कर देगा, देखो। ठीक है, अब किस में दे रहा है वो, क्यू में, यहाँ दिखा है क्यू में एरर दे रहा है, यानी कि वैल्यू उसने असाइन नहीं की थी। और मैं यहाँ पे भी यदि लिख देता हूँ 12, अब ये हमारी एरर खत्म हो गई और ये 12 उसने प्रिंट कर दिया। सो गलती कहाँ पे करी है शालिनी ने, उसने यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी है। ठीक है, इसके अलावा भी यदि अपन यहाँ पे हैश लिख देते, वो कह रहे हैं कि शालिनी ने हैश नहीं लगाया है पी और क्यू में, तो क्या इसके कारण एरर मिट रही है, नहीं मिट रही है। ठीक है, पी और क्यू को प्रिंट करते हैं, इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा जब ये हमारा कर्नल सही आंसर देगा। और ये हो गई। ठीक है, कर्नल रेडी, रन किया। क्या बोल रहा है, पी और क्यू, पी इज नॉट डिफाइंड, कि जो ये पी और क्यू आपने प्रिंट में लिखे हैं वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो उनमें हैश लगाने से भी कुछ नहीं होने वाला है और सेपरेट लाइन में लिखने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन, आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है, वैल्यूज आर नॉट असाइंड टू पी और क्यू, क्योंकि उसने पी और क्यू में इक्वल टू लगा के वैल्यूज नहीं दी है, इसलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, कि हमारा जो आइडेंटिफायर है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 79 कैरेक्टर्स। ठीक है, याद रहेगा 79 की जो भी हमारा आइडेंटिफायर की लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हम ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा नाम रख सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर का, 79 कैरेक्टर्स का हम रख सकते हैं। नेक्स्ट, हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, हमें बताना है कि पाइथन लैंग्वेज किसने डेवलप की है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ग्यूडो वैन रोसम, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम। ठीक है, याद रहेगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि किसने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया है, ग्यूडो वैन रोसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी डू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज, कि हमको क्या करना है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को हम यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटेशन। ठीक है, किसी प्रकार के ब्रैकेट्स नहीं होते हैं या की नहीं होती है, हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटेशन। पाइथन में ब्रैकेट्स का यूज नहीं होता है, किसी भी ब्लॉक को बताने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटेशन का यूज करते हैं और वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ब्लॉक ऑफ कोड, we use to define a block of code in Python language, we use indentation। ठीक है, आइडेंटेशन कुछ नहीं है, पर्टिकुलर स्पेसेस वगैरह का हम यूज करते हैं किसी भी कोड को या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बताने के लिए, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, आइडेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी कीवर्ड्स प्रेजेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमें बताना है कि टोटल कितने कीवर्ड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका करेक्ट आंसर है 33। ठीक है, याद रहेगा 33 इज द करेक्ट आंसर, 33। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, कि 33 हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, याद रखना 33 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, हमें बताना है कि जो पाइथन है, जो इसमें पाइथन बनी हुई है, वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी PHP, ऑप्शन सी या फिर ऑल द अबव, यानी कि सारी लैंग्वेज का यूज करके पाइथन को लिखा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, जो हमारी पाइथन है वो किस लैंग्वेज में बनी हुई है, सी लैंग्वेज का यूज करके हमने सारे के सारे पाइथन के फंक्शंस वगैरह, ये जो सारी चीज हमने पाइथन की बनाई है, जो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, वो किसकी हेल्प से बनाई है, सी की हेल्प से। ठीक है, जो सी लैंग्वेज होती है हमारी C++, जावा, तो हमने उसमें किसका यूज किया है, सी लैंग्वेज का यूज किया है पाइथन को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर, कि हमें पावर लगानी है ए बी की। ठीक है, ए और बी में पावर देनी है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते
हैं। ठीक है, तो पावर के लिए हम यूज करते हैं डबल मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखोगे जब भी हम 2 स्टार लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑपरेटर। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑपरेटर, ए स्टार स्टार बी, यानी कि ए की पावर बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। सबसे पहले पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर जो भी है। तो हमने पेमडास रूल पढ़ा है। पेमडास मतलब क्या होता है, पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल वाली चीजें करना रहता है सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पेमडास वाला रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे पी ई एम डी ए एस। सो ऑर्डर हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला ही ऑर्डर हमारा मैच हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखोगे पेमडास रूल या बोधमास रूल दोनों आप देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा करेक्ट ऑर्डर है प्रेसिडेंस का, और उसी की हेल्प से हमने वो एक्सप्रेशन सॉल्व किया था। तो हमेशा याद रखो कि हम पेमडास रूल का यूज करके ही क्या करते हैं, एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। और जहां पे हमने पढ़ा है कि 2 सेम प्रेफरेंस किया जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट हमेशा सॉल्व किया जाएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 22 परसेंटाइल 3। ठीक है, हमने मालूम है कि परसेंटाइल का यूज क्या करता है, ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो हमें मालूम है कि 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 21। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 22 में से 21 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 1, क्योंकि परसेंट हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, और यहाँ पे यदि डबल डिवीजन लिखा होता तो क्या होता, क्वोशिएंट मिलता और हमारा आंसर क्या आता, 7 मिलता। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट एरर ऑकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप। ये कौन सा हमको एरर आने वाला है। ठीक है, एप्पल इक्वल टू मैंगो यदि हम लिखते हैं तो सिंटैक्स एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, या टाइप एरर। ठीक है, तो अभी हम बताना है कि कौन सा हमको एरर आएगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और चला के ही देख लेते हैं कि हमको किस तरीके की एरर आती है। कि हमने लिखा है एप्पल इक्वल टू मैंगो और रन किया, क्या लिखा है, नेम मैंगो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कि हमने मैंगो की वैल्यू इसमें असाइन कर ली, लेकिन इस मैंगो को भी वो क्या कर रहा है, एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैंगो को तो आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, कि मैंगो में कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो आप एप्पल में क्यों वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मैंगो आप एप्पल में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, ये मैंगो को पहले डिफाइन तो करो। ठीक है, जैसे कि डिफाइन करने के लिए वो क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ कर दो, क्या कर दो, MANGO लिखो और उसके आगे लिखो क्या, इक्वल टू लगा के 10। अब वो बोलेगा कि कोई एरर नहीं है भैया, ये किया मैंने रन। अब बोल रहा है क्या वो एरर नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, इस मैंगो को डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू दे दी कि मैंगो 10 है और इस मैंगो के एप्पल में दे दिया। लेकिन जब ये लाइन ही नहीं है तो वो क्या कह रहा है, जो मैंगो है भैया उसकी क्या करो, वैल्यू दो। ठीक है, इसको फिर से चलाना पड़ेगा। सो ये क्या देगा हमको, नेम एरर। क्या देगा ये, नेम एरर। क्या बोलेगा, जो नेम मैंगो है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, उसको क्या बोला जाएगा, नेम एरर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। या कि हमको सिलेक्ट करना है, उसको हम कौन सा क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। कि सिलेक्ट करना है कि इफ ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, मतलब कि सिलेक्ट करना है कोई चीज। ठीक है, हमें मालूम है फॉर क्या करता है, फॉर लूप है, एक ही चीज को बार बार चलाना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। लूप है वो, ठीक है, एक ही कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। वाइल भी क्या है, वाइल भी क्या है, लूप है। वाइल भी क्या है, लूप है, वो भी एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, वाइल और फॉर लूप। अब यहाँ पे आता है इफ एल्स। इफ एल्स क्या करता है, कंडीशन बताता है। इफ यदि बारिश हो रही है तो ये नहीं करना, एल्स ये करना। इफ कोई 18 साल से कम है तो उसको वोट नहीं देना देना, एल्स वोट देने देना है। तो सिलेक्शन करना है किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया से, तो हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। और प्रिंट का हमें मालूम है, प्रिंट क्यों करते हैं, कंसोल पे किसी चीज को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा लूप वाला है। सो फॉर हमारा क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, फॉर लूप, यस। नेक्स्ट, डू वाइल। डू वाइल इज आल्सो अ लूप स्टेटमेंट। इफ एल्स इज नॉट लूप, एंड
प्रिंट इज आल्सो अ नॉट लूप। सो इसके दो करेक्ट आंसर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, दो ऑप्शंस नहीं देना था मुझको, लेकिन याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो यहाँ पे कौन से दोनों के दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट है, फॉर भी लूप में आता है, डू वाइल भी लूप में आता है, वाइल भी लूप में आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे लूप हैं। और इफ एल्स क्या है, हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने के काम आते हैं, ठीक है। जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, डिसीजंस लेने के लिए, डिसीजन कंट्रोल, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, इफ एल्स, हम डिसीजन लेते हैं। और ये क्या है, हमारे फॉर और डू, ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिनसे हम किसी पर्टिकुलर कोड को बार बार चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। इनमें से कौन सा वैलिड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। लूप वाला कौन सा हमारा स्टेटमेंट नहीं है। सो ऑप्शन ए इज फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स या डू वाइल। सो हमें मालूम है कि फॉर भी लूप होता है, वाइल भी लूप होता है, लेकिन इफ एल्स लूप में नहीं आते, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ वैलिड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा डू वाइल भी लूप में आता है। सो हमारा क्या है करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ वैलिड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, कि जो हमारा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कौन सा नहीं है, इफ एल्स। Okay, question number 44. In a statement for where in blank the blank can be filled with, choose two option। हमें बताना है कि जो हमारा blank है इसमें कौन सी दो चीजें हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो करेक्ट आंसर हैं। सो ऑप्शन ए इज सिंगल वैल्यू, हम ब्लैंक में सिंगल वैल्यू दे सकते हैं। इटरेबल सीक्वेंस, एक पूरा सीक्वेंस दे सकते हैं। एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी रेंज फंक्शन की रेंज फंक्शन दे सकते हैं। सो इसके करेक्ट आंसर है हमारे पास इटरेबल सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस दे सकते हैं, एक लिस्ट पास कर सकते हैं वहां पे, या टपल पास कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी रेंज पास कर सकते हैं, ठीक है। रेंज में हम यदि 6 लिखते हैं तो हम एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। यानी कि रेंज 6 लिखा है तो कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, याद रहेगा। रेंज में 3 लिखा तो क्या वैल्यू आएगी, 0 1 2, यानी कि 3 वैल्यू टोटल उतनी ही लेगा, लेकिन कहां से चालू होगा वो 0 से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होंगे आंसर्स, बी और डी, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इटरेबल सीक्वेंस हो सकता है कहां पे, फॉर, ये हमारा फॉर वेयर इन में जो ब्लैंक है वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एन इटरेबल सीक्वेंस या फिर रेंज फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेटमेंट फॉर वेयर इन रेंज 3, ठीक है, यहाँ पे देखो रेंज लिख रखा है आपकी बार, फॉर स्टेटमेंट फॉर वेयर इन रेंज 3 द रेंज 3 इज इक्विवेलेंट, मतलब कि रेंज 3 किसके बराबर है, कि हम रेंज 3 की जगह और क्या लिख सकते हैं, रेंज 1,3, तो 1,3 लिख सकते हैं क्या। पहले तो हमें ये जानना होगा कि रेंज 3 में क्या मिलने वाला है। रेंज 3 में हमें मिलने वाला है 0 1 और 2, ये तीन हमारे को वैल्यूज मिलने वाली है, 0 1 और 2। तो यहाँ पे तो रेंज कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है, तो इसमें तो 1 और 2 मिलने वाला है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 3, तो क्या मिल रहा है 0 1 और 2, 3 क्या है एंड, यानी कि 3 वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 और 3। लेकिन हमको एक और आंसर निकालना है क्योंकि चूज टू ऑप्शन से, ये कहाँ से चालू हो रहा है 1,3, ये कहाँ से चालू हो रहा है 1 से चालू हो रहा है, तो हमें 0 नहीं मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और बस यहाँ पे स्टेप 0 है। नेक्स्ट रेंज, यहाँ पे लिखा है 0 3 और स्टेप क्या है 1, यानी कि एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और कहाँ से चालू करना है 0 से, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या लेके मिलेगा 1 मिलेगा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, तो हम स्टॉप हो जाएंगे और 3 को इंक्लूड नहीं करते। ये कैसा रहता है, एक्सक्लूसिव रहता है, जो भी हमारा एंड वाला रहता है, जो भी कॉमा लगा के उसको हम नहीं गिनते, यानी कि 3 लिखा है तो एक पहले तक की वैल्यू आएगी और स्टार्ट कहाँ से होगी 0 से। सो इसका करेक्ट आंसर डी भी है, क्योंकि हमको इसमें क्या मिलने वाला है 0 1 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, इन स्टेटमेंट फॉर वेयर इन रेंज 4 रेंज 4 विल यील्ड एन इटरेबल सीक्वेंस, यदि हमने रेंज 4 लिखा है तो क्या क्या मिलेगा, अभी हमने पढ़ा 0 से चालू होगा और 3 तक मिलेंगी चीजें, तो क्या होगा इसके करेक्ट आंसर,
0 1 2 3। सो सी इज द करेक्ट आंसर। होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, 0 से चालू करेंगे हमेशा गिनती, और जितना रेंज में नंबर है उससे एक कम तक की वैल्यू हमको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखो सारे के सारे ऑप्शन हम जो देख रहे हैं इसमें किसी प्रकार की किसी में कोई एरर नहीं दिख रही है। ठीक है, बट हम यदि यहाँ पे बात करें, इसकी बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफ के बाद ये 1,2 के बाद यहाँ पे क्या नहीं लगा हुआ है, सेमीकोलन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एरर है, सिंटैक्स की एरर है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा बी। ठीक है, याद रहेगा इस तरीके की कुछ भी मिस्टेक्स रहेंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे तो एक ब्रैकेट कम हो जाएगा या किसी प्रकार की और कोई एरर आएगी। ठीक है, कि एक ब्रैकेट नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इस तरीके की एरर होगी तो वहां पे वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगा या कोई ना कोई एरर आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट द ब्लैंक पोर्शन इज ऑप्शनल। हमको बताना है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में कौन सा पोर्शन ऑप्शनल होता है। कॉलन इज ऑप्शनल, एक्सप्रेशन इज ऑप्शनल, एल्स इज ऑप्शनल या फिर इफ इज ऑप्शनल। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शनल होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है एल्स। ठीक है, जो एल्स पार्ट होता है वो हमारा कैसा रहता है, ऑप्शनल रहता है। यदि हम एल्स नहीं भी लिखें तो भी क्या होगा, कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कोड को क्या कर देगा, स्किप हो जाएगा। मतलब कंडीशन सही होगी तो इफ चल जाएगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, इफ का कोड नहीं चलेगा। सो एल्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इफ एल्स दोनों लेके रहेंगे तो क्या होता है, इफ कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का कोड चलता है और कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स में लिखा हुआ कोड चलता है। ठीक है, सो क्या हो रहा है, ऑप्शनल क्या है हमारे पास, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और बाकी यदि हम इन बाकी चीज को छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे को एरर्स आएगी। कॉलम्स में हमको सिंटैक्स एरर आएगी, एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि इफ का कोड कब चलाना है, और इफ ही नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड चलना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, इन अ फॉर स्टेटमेंट ब्लैंक इन अ फॉर स्टेटमेंट द ब्लैंक पोर्शन इज ऑप्शनल। अब फॉर की बात हो गई, फॉर में हमें क्या स्टेटमेंट ऑप्शनल रहता है। ठीक है, कॉलन इज ऑप्शनल, एक्सप्रेशन इज ऑप्शनल, एल्स इज ऑप्शनल और फॉर इज ऑप्शनल। सो इसमें भी एल्स ऑप्शन दिख ही रहा है तो यहाँ पे एल्स क्या है हमारा, ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें एल्स यूज करें या ना रहे जरूरत नहीं है, तो एल्स भी हमारा फॉर के केस में भी ऑप्शनल होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 50 है आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिव करेंगे 51 से, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है ये वीडियो। सो 50th क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूट x इन रेंज -5। ठीक है, प्रिंट x हमें बताना है कि ये कितने बार चलेगा। तो चलिए इसको अपन रन करके ही देख लेते हैं और हम पता करते हैं कि कितने बार एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या लिखा, फॉर x इन रेंज -5। ठीक है, तो हमने इसको रन किया तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एरर दे रहा है। यहाँ पे हमने एक स्पेस दी, रन। अब क्या हो रहा है, प्रिंट x कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई आउटपुट नहीं आ रही। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो रहा है, 5 0 इनफाइनाइट टाइम्स या एरर। तो क्या है हमारे पास, -5 लिखा हमने, x इन रेंज -5 और हमने इसको प्रिंट किया x की वैल्यूज को, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू 0, यानी कि जो ये कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट नहीं होगा यदि इसमें किस तरीके का इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स है रेंज के अंदर। यदि हम यहाँ -10 भी लिखेंगे तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, -1 भी लिखेंगे तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, और पे खत्म होते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस, और बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर सारे के सारे क्वेश्चन उस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।